Hello everyone, welcome to the second part of lesson 5 quality. So in this chapter we were discussing about a man, Mr. Gessler, who used to make his boots very dedicatedly and the quality was the best one. An author used to go there only. अपने फादर के टाइम से ऑथर वहीं जाता था शूज बनाने के लिए और ऐसे ही कैजुअली उसने एक आध बार पूछा भी था कि ये सब कैसे है, आपको अच्छा लगता है या आपको ये बहुत हार्ड नहीं लगता। अब हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। ऑथर ने उसको अपने शूज बनाने का ऑर्डर दिया था, जो उसने बोला था कि 15 डेज के अंदर इन अ फोर्टनाइट आई विल मेक यू ओके। देन आई वुड मर्मर, फिर मैं ऐसा मतलब ऑथर ऐसा बोलता था थैंक यू, गुड मॉर्निंग मिस्टर गेस्लर, गुड मॉर्निंग। ही वुड रिप्लाई स्टिल लुकिंग एट द लेदर इन हिज हैंड। मिस्टर गेस्लर की ऐसी ही आदत थी कि वो क्लाइंट को कम देखते थे, अपने काम की तरफ उनका ध्यान ज्यादा रहता था और अपने मटेरियल को ही वो देखते हुए उन्होंने गुड मॉर्निंग बोला। एंड एज आई मूव टू द डोर, और जैसे ही मैं दरवाजे की तरफ जाने लगा, आई कुड हियर द टिप टैप ऑफ हिज स्लीपर्स गोइंग अप द स्टेयर्स। और वो फिर से अपने स्लीपर्स मतलब उनके स्लीपर्स की आवाज आती थी। इसका मतलब कि वो वापस स्टेयर्स से ऊपर जा रहे हैं टू हिज ड्रीम ऑफ बूट्स, अपने बूट्स के ड्रीम को फिर से रिकनेक्ट करने के लिए, मतलब फिर से बूट्स की दुनिया में ही खोने के लिए। I cannot forget that day on which I had occasion to say to him, Mr. Gessler, that last pair of boots treat you know. अब एक बार ऐसा हुआ कि उसको मतलब ऑथर को ऐसा हुआ कि जो शूज का पैर बना था वो शायद उसको थोड़ा सा फिट था, जिसकी वजह से उसने पहली बार मिस्टर गेस्लर को ऐसा बोला कि मिस्टर गेस्लर, लास्ट टाइम आपने जो बूट्स का पैर बनाया था वो थोड़ा सा क्रीक करता था, थोड़ा सा मुझे लग रहा था। He looked at me for a time without replying. अब एक्चुअल में क्या होता है कि जो इंसान अपने काम में एकदम परफेक्ट होता है, उसने कभी कोई गलती नहीं की होती, सबसे बेस्ट मटेरियल यूज करता है और पूरे डेडिकेशन के साथ बनाता है, तो उस टाइम अगर उसको कोई ऐसा बोल दे कि आपने जो भी बनाया था दैट वाज नॉट द बेस्ट, उसमें कुछ प्रॉब्लम थी, तो जो इंसान होता है बनाने वाला उसको एकदम से ही बहुत शॉक लगता है। तो जब मिस्टर गेस्लर को भी ऑथर ने ऐसा बोला कि लास्ट टाइम आपने जो पेयर ऑफ शूज बनाए थे वो क्रीक कर रहे थे, तो ही लुक्ड एट मी फॉर अ टाइम विदाउट रिप्लाइंग। मिस्टर गेस्लर थोड़ी देर तक तो ऑथर को देखते रहे, कुछ भी रिप्लाई दिए बिना, एज इफ एक्सपेक्टिंग मी टू विड्रॉ और क्वालिफाई द स्टेटमेंट, जैसे कि एक्सपेक्ट कर रहे हो कि अभी ऑथर सॉरी बोलेगा और बोलेगा कि नहीं नहीं मतलब मेरा कहने का ये मतलब नहीं था, या अपने स्टेटमेंट को वापस ले लेगा, ऐसा वो वेट कर रहे थे, ऐसा लग रहा था। देन ही सेड इट शुडंट हैव क्रीक्ड, मतलब इट शुडंट हैव क्रीक्ड, मतलब ये जरूर क्रीक नहीं करने चाहिए। इट डिड, आई एम अफ्रेड, तो ऑथर ने ऐसा बोला कि नहीं वो कर रहे थे। यू गॉट देम विद बिफोर दे फाउंड देमसेल्व्स, मतलब तुम्हें इनसे पहले खुद चेक कर लेना था। आई डोंट थिंक सो। You got them where before they found themselves. At that he lowered his eyes. मतलब जब मैंने ऐसा बोला कि नहीं जरूर उनमें प्रॉब्लम थी, तो उनकी आंखें नजरें नीची हो गई, as if hunting for memory of those boots, जैसे कि वो सोच रहे थे कि लास्ट टाइम मैंने कौन से शूज बनाए थे। And I felt sorry I had mentioned this grave thing. और मुझे बहुत ही अजीब लगा, दुख हुआ कि मैंने ऐसे ही बेकार में ये सब बातें उनको बोल दी। Send them back, he said. उन्होंने बोला कि मुझे वापस भेज देना वो शूज। I will look at them. मैं उनकी तरफ जरूर चेक करूंगा, उनको जरूर देखूंगा कि क्या प्रॉब्लम है। Some boots, he continued slowly. अब उनकी बहुत लाउड बात करने की आदत नहीं थी, तो उन्होंने धीरे से ही बोला कि some boots are bad from birth. Are bad from birth, कि कुछ बूट्स ऐसे होते हैं जो शुरू से ही बनते ही खराब होते हैं। If I can do nothing with them, I take them off your bill. अगर मैं उन्हें देखकर चेक करके उनको तुम्हारे लायक ना बना पाया, तो मैं तुम्हारा बिल मतलब तुम्हें वापस कर दूंगा, तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगा।
once, only once, I went absent-mindedly into his shop in a pair of boots bought in an emergency at some large firm. मतलब कि अब जो ऑथर है वो बार बार अपने एक्सपीरियंस बता रहा है कि क्या हुआ था उनके साथ। अब जब एक बार वो उसने ऐसा बोला कि अब ये बात हम ऐड कर सकते हैं, वंस ऑथर कंप्लेन अबाउट द boots Mr. Gessler politely said to send them back. मिस्टर गेस्लर का ये था कि वो वापस भेज दे, ठीक है। अब एक बार क्या हुआ, दिस वाज वन इंसिडेंट जिसमें ऑथर ने बूट्स की कंप्लेन की और मिस्टर गेस्लर ने एकदम पोलाइटली ऐसा बोला कि मुझे बूट्स वापस भेज देना, अगर मैं कुछ नहीं कर पाया तो तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगा। अब सेकेंड इंसिडेंट क्या है कि एक बार क्या हुआ, वंस आई वेंट एब्सेंट माइंडेडली इनटू हिज शॉप। एक बार बिना कुछ सोचे समझे हुए ऑथर ने इमरजेंसी में किसी दूसरी फर्म से शूज खरीद लिए थे और वही शूज पहनकर वो मिस्टर गेस्लर की शॉप में चला गया। कुछ याद नहीं रहा, बस चला गया। He took my order without showing me any leather and I could feel his eyes penetrating the inferior covering of my foot. उन्होंने मेरा ऑर्डर ले लिया, मतलब मिस्टर गेस्लर ने ऑर्डर ले लिया विदाउट शोइंग मी एनी लेदर, मुझे लेदर का पीस दिखाई बिना। यूजुअली वो क्या करते थे, अगर कोई क्लाइंट आता था तो उसको, कोई कस्टमर आता था तो उसको लेदर का पीस शो करते थे और उसके बाद वो उसका ऑर्डर लेते थे। लेकिन इस बार क्या हुआ, जब ऑथर किसी और फर्म से खरीदे हुए शूज पहनकर मिस्टर गेस्लर की शॉप में पहुंच गया तो वहां पर उन्होंने उसका ऑर्डर कैसे लिया, मिस्टर गेस्लर ने उसको कोई लेदर का पीस नहीं दिखाया और बस वो सिर्फ उसके शूज की तरफ देख रहे थे, पैरों की तरफ देख रहे थे। एट लास्ट ही सेड दोज आर नॉट माई बूट्स, और लास्ट में उन्होंने ऑर्डर लेने के बाद बोला कि ये जो तुमने पहने हुए हैं ये मेरे बूट्स नहीं है। The tone was not one of anger. उनके कहने की लैंग्वेज में ऐसा नहीं था कि वो बहुत गुस्से में है, nor of sorrow, ना ही कोई दुख है, not even of contempt, but there was in it something quite that froze the blood. मतलब इस तरह की लैंग्वेज थी जिसमें ना तो ऐसा लग रहा था कि उन्हें कोई दुख है, ना वो गुस्से में है, लेकिन जैसे होता है कि हम समझ जाते हैं, ऐसे ही ऑथर भी समझ गया कि हाँ मैंने ये गलती करी है, ये शूज पहनकर यहाँ आ गया, या तो मुझे ये शूज ही नहीं खरीदने चाहिए थे या फिर इन्हें पहनकर यहाँ नहीं आना चाहिए था। He put his hand down and pressed a finger on the place where the left boot was not quite comfortable. अब जो शूज मैंने पहने हुए थे, जो शूज ऑथर ने पहने थे, उसमें से जो लेफ्ट साइड वाले शूज थे ना, वहां पर मिस्टर गेस्लर ने आगे की तरफ पॉइंट करके प्रेस किया जहां पर मुझे शूज कंफर्टेबल नहीं था। इट अर्ज यू देयर, और उन्होंने बोला कि ये तुम्हें यहाँ पे हर्ट करता है, इस जगह पर तुम्हें लगता है शूज, ऐसा उन्होंने बोला। दोज बिग फर्म्स आर नॉट नो सेल्फ रिस्पेक्ट। फिर उन्होंने बोला कि ये जो बिग फर्म्स के शूज होते हैं, बड़ी बड़ी फर्म्स से हम ले लेते हैं, इन फर्म्स की कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। And then, as if something had given away within him, he spoke long and bitterly. और फिर अचानक से उनको कुछ फील होने लगा और उन्होंने बहुत मन में कड़वाहट भरकर ऐसा बोला। It was the only time I ever heard him discuss the conditions and harships of his trade. और उस दिन मुझे पता चला कि कितनी उनके काम में, उनके ट्रेड में कितनी सारी कंडीशन है और हार्डशिप्स है जो उनके मुंह से उस दिन निकली। ठीक है, सो वंस ऑथर वेंट टू मिस्टर
Gessler's shop wearing the shoes. कौन से शूज पहन के गया था? Bought from some other big firm. Big firm. Mr. Gessler, उन्होंने पहचान लिया. Mr. Gessler recognized the shoes are not from his shop and that day he discussed the hardships and conditions of his trade. ऐसा होता है ना कि जब हम बहुत टाइम से परेशान होते हैं और हमारे पास बात करने वाला कोई नहीं होता है. कभी कभी क्या होता है कि हमारा ऐसा नेचर भी नहीं है कि हम ओपन अप होके सब कुछ डिस्कस कर लें. लेकिन जब ऐसी कंडीशन आ जाती है कि हमें दिखने लगता है कुछ, तो हमारे मुंह से अपने आप ही ऐसे वर्ड्स निकलने लगते हैं जो हमारी बिटरनेस को और हमारी प्रॉब्लम को शो करते हैं. तो उस दिन जब मिस्टर गेस्लर ने देखा कि ऑथर जो है वो किसी और फर्म के शूज पहन कर आया है, सो he felt very bad, but he did not show his bitterness. But after 5 to 10 minutes, he started sharing his problems for this trade. Okay, इस ट्रेड में उनकी जो प्रॉब्लम थी वो उन्होंने फिर शेयर करनी शुरू कर दी. Okay, so this is it for today, and we can continue from next part. Okay, now you can read whatever you are having. You can also have your own sentences. It is not compulsory that you write the same. You can also write in your own words so that you can have a summary of the chapter in few lines. Okay, that's it.